Good afternoon, dear students. So we had started reading the chapter of Anne Frank, or the diary of Anne Frank, and we had learned how she considered the diary her best friend, and in the same manner as we give the description of her family and her life to our friends, similarly she gave her description, her lives and her family's description to her diary, which she named as Kitty. और वो सब कुछ बताती है अपनी फैमिली के बारे में, हाउ शी यूज्ड टू लव हर ग्रैंड मदर, हाउ शी वॉज अटैच टू हर ग्रैंड मदर, and then about her birthday celebration, about her grandmother's death and everything, which brings us to the day or the present day. Present day means the present day for Anne Frank, the day when she had started writing the diary, and the day was Saturday. Date was 20th June 1942. So 20th June 1942 को उन्होंने लिखना स्टार्ट किया. Now let's read what Anne had written in her diary. Dearest Kitty, our entire class is quacking in their booths. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who'll move up to the next form and who'll be kept back. So quacking in its boots means shaking with fear and nervousness. तो वो उस दिन का अपना डिटेल बताती है. वो लिखती है कि डियरेस्ट किटी, हमारी पूरी क्लास जो है वो इट वॉज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब इट वॉज शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस. डर और नर्वसनेस से सारी क्लास जो है वो कांप रही थी, या फिर सारी क्लास में जो है वो डर और नर्वसनेस भरी हुई थी. और रीजन क्या था? द फोर्थ कमिंग मीटिंग, द पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग और द रिजल्ट डे, in which the teachers will decide who will move up to the next form and who will be kept back. जिस PTM या फिर रिजल्ट डे, जिसमें ये पता चलेगा कि कौन आगे जाएगा नेक्स्ट फॉर्म में, मतलब नेक्स्ट क्लास में जाएगा, और who will be kept back, या फिर कौन फेल हो जाएगा. तो रिजल्ट डे था, रिजल्ट डे डिक्लेयर हो चुका था और सारी क्लास जो थी वो टेंशन में थी. सब बच्चे जो हैं वो नर्वस थे. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, GN, and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. आधी से ज्यादा क्लास जो है वो शर्त लगाने में जुटी हुई थी कि तुम पास होंगे, मैं पास होंगी, नहीं होंगी, क्या होगा. GN and I, GN उनकी फ्रेंड का नाम है, उनकी फ्रेंड को वो प्यार से शॉर्ट फॉर्म में GN बुलाती हैं. तो GN और मैं, हम दोनों, हमारे पीछे दो सिली बॉयज बैठे हुए थे. उनकी बात सुन सुन के जो है वो हंस रहे थे. मतलब वो 13 साल की लड़की, जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ दिन में, जितना भी कुछ, जो भी चीजें घटित हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही है, उन सारी घटनाओं को रिकॉर्ड कर रही है वो अपनी डायरी के फॉर्म में. तो बोलती है कि मैं और आधी से ज्यादा क्लास जो है वो शर्त लगा रही है कि कौन पास होगा कौन नहीं, और मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो GN क्लासमेट उनकी, या कह दे तो बेंचमेट उनकी, पीछे दो लड़के बैठे उनकी बात पे हंस रहे हैं. CN और जैक्स, ये उन दोनों लड़कों का नाम है, CN और जैक्स, हु हैज स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलिडे सेविंग्स ऑन देयर बेट. उन दोनों लड़कों ने शर्त लगाई है, और उन दोनों लड़कों ने शर्त में क्या रखा है? छुट्टियों में जितनी भी उन्होंने सेविंग्स की हैं, वो जितनी भी हॉलिडे सेविंग्स रही हैं, वो सारी हॉलिडे सेविंग्स जो है वो उन दोनों लड़कों ने बेट में एट स्टेक लगा दी हैं. मतलब शर्त में उन दोनों लड़कों ने अपने अपनी हॉलिडे सेविंग्स के पैसे जो हैं वो लगा दिए हैं. और इस बात को सुन के GN और NA जो हैं दोनों हंसती हैं. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स You are going to pass? No, I am not. Yes, you are. No, I am not. तो कहती है सुबह से लेकर रात तक, शाम तक, बस बच्चों का एक ही चल रहा है. तुम पास होने वाले हो? नहीं, मैं नहीं. हाँ, तुम पास होने वाले हो? नहीं, मैं नहीं. एक ही बात जो है वो हमेशा बच्चों के दिमाग में चल रही है. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. तो वो कहती है सुबह से लेके रात तक एक ही चीज दिमाग में चल रही है, पास होंगे नहीं होंगे, नहीं होंगे नहीं होंगे. वो इरिटेशन दिमाग में घूम रहा है. जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस, प्लीडिंग मतलब बिल्कुल ऐसे दया भाव वाले, ग्लैंसेस लुक्स. तो जीज के प्लीडिंग लुक्स और मेरे गुस्से वाले आउटबर्ड्स भी हमारा वो इरिटेशन कम नहीं कर पाते, या फिर हमें काम डाउन नहीं कर पा रहे हैं. तो वो कहती है, वो लिखती है कि अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो मैं तो ये कहूंगी कि हमारी क्लास में इतने सारे डमीज हैं. डमीज मतलब ऐसे बच्चे जो स्कूल आते हैं नहीं आते एक बराबर होता है. इतने सारे डमीज बच्चे हैं कि क्वार्टर ऑफ द क्लास, एटलीस्ट 25% क्लास को तो फेल होना ही है.
इट शुड बी केप्ट बैक। केप्ट बैक मतलब उन्हें उसी क्लास में रख देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो वो कहती इतने सारे डमी बच्चे हैं कि मुझे तो लगता है कि आधे से 25%, क्वार्टर मतलब 25% बच्चों को तो वापस इसी क्लास को रिपीट करना ही पड़ेगा। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। वो 13-year-old लड़की लिखती है अपनी डायरी में, टीचर्स तो पूरी अर्थ के सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हैं। प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो कब, कहां, कैसे, क्या करेंगे। आई होप एंड आई नो दिस थिंग, ये पॉइंट कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर बच्चे के दिमाग में आया होगा। ये टीचर्स आर सो अनप्रेडिक्टेबल, अरे कब इन्हें क्या चाहिए बिल्कुल भी नहीं कह सकते। सो सिमिलरली एनए सेज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन दी अर्थ। अब वो आगे बोलना शुरू होती हैं कि मैं अपनी और अपनी जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। आई एम नॉट वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी और अपनी फ्रेंड्स को लेकर बिल्कुल भी चिंता में नहीं हूँ। हमें पता है हम लोग पास हो जाएंगे, लेकिन बस एक सब्जेक्ट है जिसका मैं श्योर नहीं कह सकती, एंड दैट इज मैथ्स। यस, द मैथ्स, द मिस्टीरियस मैथ्स, एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे शायद 90% बच्चे जो हैं वो डरते हैं, एंड इट इज अ फैक्ट। तो वो कहती है मुझे भी मैथ्स का ही कंफर्म नहीं है कि मैं मैथ्स में निकल पाऊंगी कि नहीं। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट। एनीवेज, वेट ही कर सकते हैं। अब अपने जैसे आप लोग एग्जाम दी, सब हुआ, अब रिजल्ट का वेट ही कर सकते हैं ना। कुछ कह नहीं सकते ना कि रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा। फाइनल एग्जाम्स जब आपकी होती हैं तब तो रिजल्ट डे का आपको वेट करना ही होता है कि आप पास हुए नहीं हुए। आपको पता होता है किस सब्जेक्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया है, अच्छा होगा नहीं होगा, जो भी होगा। तो वो कहती है कि ठीक है, वेट करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। बोले तब तक हम सब एक दूसरे को दिलासा दे रहे कि अरे दिल छोटा मत करो, सब अच्छा होगा, अरे चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। वी कीप ऑन कंसोलिंग ईच अदर, अरे कोई बात नहीं, अच्छा रिजल्ट आएगा, चिंता मत करो, अच्छा रिजल्ट आएगा। सो द सेम थिंग द गर्ल सेज कि तब तक हम एक दूसरे को बस दिलासा ही दे सकते हैं कि सब अच्छा होगा, डोंट वरी। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them. वो कहती है वैसे मेरे सारी टीचर्स के साथ मेरी अच्छी बनती है। I get well along with them. काफी अच्छी बनती है मेरी ऑलमोस्ट सारी टीचर्स के साथ। मेरे स्कूल में वो बताती हैं ओवरऑल 9 टीचर्स हैं, 7 men and 2 women. 7 जो है वो मेल टीचर्स हैं, 2 जो है वो फीमेल टीचर्स हैं। और मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फॉगी who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. Old foggy का मतलब old fashioned person. अब उनके मैथ्स टीचर का क्या नाम है? मिस्टर कीजिंग। तो वो कहती है मिस्टर कीजिंग वो जो ओल्ड फैशन्ड पुराने जमाने की टीचर है जो हमको मैथ्स पढ़ाते हैं, बोले वो तो ही इज अनॉयड फॉर मी फॉर एजेस। एजेस मतलब पता नहीं सदियों से ऐसा लगता है वो पता नहीं कब से मुझसे नाराज है क्योंकि मैं इतनी बात करती हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली बोलती रहती हूँ, आई टॉक सो मच, मैं इतनी बात करती हूँ, इसीलिए मेरे मैथ्स टीचर तो मुझसे वैसे ही बहुत परेशान है। और ये सुनने के बाद आई नो मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू इट, बहुत सारे आप लोग हमें से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ हमारे टीचर्स तो हमसे परेशान है क्योंकि हमें पता है हम बहुत बोलते हैं। सेम इज द केस विद दैट गर्ल। वो बोलती है मेरे मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग मुझसे वैसे ही इतने परेशान है क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन्ड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब बहुत वार्निंग दे दी टीचर ने, सब कुछ कर लिया लेकिन उनका मुंह बंद रहा ही नहीं, उनकी बातें बंद हुई नहीं। तो एज पनिशमेंट उनके जो टीचर थे मिस्टर कीजिंग, उन्होंने उनको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। अब वो होमवर्क क्या था? उनको एक ऐसे लिखना था, एक निबंध लिखना था और उस निबंध का टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। सो दिस वाज द कंडीशन विद द पुअर लिटिल गर्ल। उनको अ चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर निबंध लिखने को दे दिया गया क्योंकि वो इतना बोलती थी। चैटर बॉक्स आप लोगों को पता है, द वन हु टॉक्स सो मच, कॉन्स्टेंट स्पीकिंग, बोलना है, बस बोलते जाना है कॉन्स्टेंटली, तो उसे कहा जाता है चैटर बॉक्स। तो वो उनके जो टीचर थे मैथ्स के मिस्टर कीजिंग, उन्होंने एनए को होमवर्क क्या दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क पनिशमेंट के तौर पर कि अ चैटर बॉक्स टॉपिक पर निबंध लिखकर लेकर आओ। अब वो सोचती है अ चैटर बॉक्स, उसके बारे में क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है इस टॉपिक के बारे में। I'd worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. वो सोचती है जब मुझे एक्स्ट्रा ये होमवर्क मिला था तो मैंने बहुत सोचा कि चैटर बॉक्स
ये कैसा टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में कोई क्या लिख सकता है, कोई कैसे लिख सकता है। तो वो सोचती हैं उस बारे में तो घर जाके अब आराम से सोचेंगे, जब पनिशमेंट तो मिल ही गया है। तो जब उन्होंने मुझे पनिशमेंट दिया तो मैंने सोचा चलो अब इस बारे में आराम से बाद में सोचेंगे। टॉपिक मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, उसको बंद किया और नोटबुक को बैग में डाला और चुप रहने की कोशिश की। आई ट्राई टू कीप क्वाइट। उन्होंने चुप रहने की कोशिश की। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. अब उस दिन वो शाम को घर गई, उनका जितना भी होमवर्क था वो सारा उन्होंने पहले किया और उसके बाद वो ऐसे वाला जो नोट था, इट कॉट माई आई, मतलब मेरी नजर उस पर पड़ी और वो सोचने लगी। While chewing the tip of my fountain pen, अपने फाउंटेन पेन के टिप को ऐसे दांत के नीचे दबाते हुए वो सोचने लगी कि क्या लिखा जा सकता है, चैटर बॉक्स टॉपिक पे कोई क्या लिख सकता है। Anyone could ramble on and leave big spaces between the word. मतलब anyone could ramble on, talk or write aimlessly for long. बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि मतलब कुछ भी बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के कुछ तो भी बकवास लिखते जाना, बोलते जाना कॉन्स्टेंटली। तो वो कहती है लोग जो है वो बड़ी बड़ी बातें बोलते जाते हैं, बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स के बीच में बड़ी बड़ी जगह छोड़ के। नॉर्मली आप भी करते हैं, जब आपको आंसर जो है थोड़ा बड़ा बताना होता है तो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी स्पेसेस छोड़ देते हैं बीच में से, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा लिखा है बच्चे ने। तो वो कहती है कि कोई भी कर सकता है ये तो, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉपिक और टॉकिंग। अब उनका क्या कहना था, उल्टा सीधा एमलेसली कुछ तो भी बकवास तो कोई भी लिख सकता है, या फिर जगह भरी हुई दिखाने के लिए बड़े बड़े लेटर्स के बीच में छोड़ छोड़ के तो कोई भी लिख सकता है, स्पेस छोड़ छोड़ के। लेकिन जरूरी क्या था, व्हाट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। मतलब उन्हें कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देने थे जो उनके टीचर मिस्टर कीजिंग को कन्विंस कर सके। द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करना कितना जरूरी है, बोलना कितना जरूरी है, इस बात को कन्विंस कर सके, इस बात को प्रूफ कर सके। इसको प्रूफ करने के लिए जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते थे वो सारे आर्ग्यूमेंट्स वो कलेक्ट करके लिखना चाहती थी। अब सोचो 13 साल की लड़की कितना दिमाग लगा रही है, कितना सोच रही है। मतलब हमें फनी लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंस ऑफ टॉकिंग या फिर बात करने की नेसेसिटी, क्यों जरूरी है बात करना, उसके बारे में सोच रही है। हम सोचेंगे कि अरे क्या कितनी पागल लड़की, हम हंसेंगे, बट जस्ट गो टू द डेप्थ्स। वो कितनी डीप में जाके सोच रही है कि मुझे ऐसे पॉइंट्स चाहिए जो टीचर को कन्विंस कर सके। आई थॉट एंड सडनली हैड एन आइडिया। आई रोट 3 पेजेस। उन्होंने बहुत सोचा और फाइनली एक आइडिया आया और उन्होंने 3 पेज भर के एक निबंध जो है वो चैटर बॉक्स पर लिखा उस टॉपिक पर जो मिस्टर कीजिंग ने उनको असाइन किया था। और वो अब बड़ी सेटिस्फाइड थी, बड़ी खुश थी कि मैंने 3 पेज भर के निबंध जो है वो लिख दिया। अब उन्होंने पता है देखो क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। ये आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि सबसे पहले तो टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, मतलब टॉकिंग तो स्टूडेंट्स की क्वालिटी है। बच्चे बात किए बिना तो रह ही नहीं सकते। टीचर तुमको बोल बोल के परेशान हो जाए, चुप हो जाओ, कीप क्वाइट, बट नहीं, टीचर स्टूडेंट्स की तो क्वालिटी है बात करना। इट इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक, बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक है बात करना। इसीलिए ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि वो बात ना करें। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट कंट्रोल। और फिर वो इसके बाद ये भी लिखती हैं कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं जितनी बनेगी उतनी कोशिश करूंगी कि अपने इस क्वालिटी को कंट्रोल में रखूं, अपने इस ट्रेट को, अपने इस कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल में रखूं और ज्यादा बात ना करूं। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, एंड देन there's not much you can do about inherited traits। अब सोचो वो बच्ची क्या बोलती है, लिखती है कि मैं कोशिश करूंगी कि इसको कंट्रोल में रखूं, लेकिन जितनी बनती कोशिश है उतनी करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं अपने आप को ज्यादा क्योर कर पाऊंगी। आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ दिस हैबिट। इस हैबिट को मैं ज्यादा ठीक कर पाऊंगी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लिखती है कि मेरी मम्मी भी इतना ही बोलती है, जितनी मैं बोलती हूँ, चलो इससे ज्यादा ना सही, लेकिन मेरी मम्मी भी उतना ही बोलती हैं जितनी मैं बोलती हूँ। और इनहेरिटेड ट्रेड्स का तो आप कुछ नहीं कर सकते।
इनहेरिटेड ट्रेड्स मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा, बच्चा पैदा होता है तो फैमिली के लोग बोलते हैं अरे इसकी नाक इसकी मम्मी जैसी है, आंखें इसकी पापा जैसी, वो सारे इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर्स, और इनहेरिटेड मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आए हुए। तो वो कहती है, वो अपने निबंध में लिखती है कि मैं अपनी इस क्वालिटी या इस ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा अच्छे से इसको कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी भी उतना ही बोलती है, ज्यादा ना बोले लेकिन मेरी मम्मी भी उतना ही बोलती है। तो ये मेरा जो ट्रेट है बोलने वाला, ये ट्रेट तो मुझे मेरी मदर से मिला है। और सर आप इनहेरिटेड ट्रेट का तो कुछ कर नहीं सकते। जो ट्रेट, जो कैरेक्टर मुझे अपनी पिछली जनरेशन से मिला है उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो ये आर्ग्यूमेंट उस लड़की ने अपने टीचर को दिया था। सो आई होप इट इज अ बिट ह्यूमरस, यू माइट बी एंजॉइंग द थिंग। ये तब का है बेटा जब वो हाइडिंग में नहीं गई थी और स्कूल चल रहे थे। अभी तो उन्होंने शुरू ही की है डायरी लिखना। डायरी लिखना शुरू करने के कुछ महीने बाद उन्हें जबरदस्ती अपने घर से दूर होकर हाइडिंग में जाना पड़ता है। तो ये उन्होंने तब लिखा है जब वो हाइडिंग में नहीं थी, अपने घर पर रहती थी। सो आधा बहुत छोटा सा चैप्टर है, 50% हो गया है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Good afternoon, dear students. We were continuing with the life story of Anne Frank, a Jewish girl who was trapped, or should I say, who was forced to hide in her father's office building due to Nazi attack on Germany. अभी हम उनके स्टार्टिंग फेज, जब उन्होंने डायरी जस्ट लिखना ही शुरू किया था, उस बारे में, उसी फेज को हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी तो वो स्कूल भी जा रही हैं, एवरीथिंग इन हर लाइफ इज नॉर्मल राइट नाउ। हमने देखा कि कैसे उन्हें बहुत ज्यादा बोलने की आदत थी, और जब उनके टीचर ने उन्हें इस बात पर रोका या टोका और उन्हें मिस चैटर बॉक्स पर एक निबंध लिख के लाने को दिया, तो बकायदा 3 पेज का निबंध लिखकर लेकर गई। 3 पेज का ऐसे उन्होंने लिखा, और उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा, और उस ऐसे में उन्होंने बेसिकली लिखा था द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉकिंग, बात करना क्यों जरूरी है, और उन्होंने अपने टीचर को बताया भी सही। और जब उन्होंने एक पॉइंट और मेंशन किया कि ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है, मेरी मदर भी जो है वो बहुत बात करती हैं, तो ये मुझ में एक इनहेरिटेड ट्रेट है जो हेरिडिटी के थ्रू मुझे मिला है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, और इसका आप भी कुछ भी नहीं कर सकते। जब ये पढ़ा, so Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. Obviously, जब ये वाला पॉइंट उन्होंने उनके टीचर को सुनाया, तो उनके टीचर मिस्टर कीजिंग बहुत जोर से हंसे। उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको सुनकर बहुत जोर से हंसे। लेकिन अगले लेक्चर में फिर यही बात, उन्होंने फिर बात करना बंद की नहीं। अगले लेक्चर में वही उनकी आदत कंटिन्यू रही। तो उनसे इरिटेट होकर उनके टीचर ने फिर एक और पनिशमेंट दिया, वो था एक और ऐसे लिखने का। और इस बार जो टॉपिक था वो था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। नॉर्मली किसी बैड क्वालिटी के लिए हम इनकॉरिजिबल वर्ड यूज करते हैं। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे ठीक नहीं किया जा सकता या सुधारा नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब फिर उन्होंने अपनी बात को कंटिन्यू, अपनी बात करने की आदत को कंटिन्यू रखा, तो उनके टीचर ने उन्हें एक और नया टॉपिक दे दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसकी आदत को सुधारा नहीं जा सकता। I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. अब इस बार फिर एने ने फिर उस टॉपिक पे ऐसे लिख भी दिया। पनिशमेंट में मिला टॉपिक, और उस टॉपिक पे ऐसे लिख भी दिया, और वो ले जाके मिस्टर कीजिंग के हाथ में थमा दिया। तो अगले 2 लेक्चर्स तक, अगले 2 क्लासेस तक मिस्टर कीजिंग जो है वो एने को कुछ भी नहीं बोल पाए। लेकिन फाइनली 3rd लेसन में जब वो फिर इरिटेट हो गए, भयंकर तरीके से इरिटेट हो गए कि इतना कुछ करके देख लिया, लेकिन इस लड़की की बोलने की, बात करने की आदत तो खत्म ही नहीं हो रही। तो जब वो इतना बहुत ज्यादा उनसे फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो गए, तो एने फ्रैंक को उन्होंने फिर से एक और पनिशमेंट दिया। एने फ्रैंक, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब उन्होंने एने फ्रैंक को फिर एक पनिशमेंट दिया कि क्लास में बात करने का तुम्हें एक पनिशमेंट देता हूं मैं, एक निबंध लिखो जिसका टॉपिक होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो 2 बार से तक तो उन्होंने सहा, फिर अल्टीमेटली तीसरी बार वो फिर एक और नए टॉपिक के साथ आए उन्हें पनिशमेंट देने के लिए। The class roared. I had to laugh too.
though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. पूरी क्लास जैसे ही उन्होंने टॉपिक सुना, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, पूरी क्लास जोर से हंस दी. अब पूरी क्लास हंसी थी तो साथ में ही एने फ्रैंक को भी हंसना पड़ा. लेकिन शी सेड I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. Ingenuity मतलब ओरिजिनल कंटेंट या फिर इवेंटिवनेस. तो वो कहती है कि मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका है. चैटर बॉक्सेस पे जितना भी लिख सकती थी वो सब कुछ मैं इनको 2-3 एसेज में लिख के दे चुकी हूँ. अब मैं यहाँ से क्या लेकर आऊं? मैं फ्रेंड्सन it was time to come up with something else, something original. अब वो सोचती है अब बहुत हो गया, अब टाइम आया है कि कुछ नया लेकर आए, कुछ जो है वो कुछ ओरिजिनल लेकर आए, कुछ और. टॉपिक दे तो दिया है तो कुछ और तो लेकर आना ही पड़ेगा. उनकी फ्रेंड थी who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. उनकी एक फ्रेंड थी सेन जो कि पोएम्स अच्छी थी, पोएट्री में पोएम्स लिखती थी. तो उसने उनकी हेल्प की कि तुम चिंता मत करो, शुरुआत से लेकर एंड तक ऐसे जो है हम वर्सेस में लिखेंगे. वर्स मतलब राइम्स में लिखेंगे. जैसे जुगलबंदी में पोएम्स लिखी जाती है ना, वैसे राइमिंग करके हम ऐसे लिखेंगे. तो वो महान, तो उनकी फ्रेंड उनसे भी महान कि तुम चिंता मत करो, शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा ऐसे जो है हम कविता की तरह लिखेंगे. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with his ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. Mr. Keesing जो है वो उनका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने उस सब्जेक्ट के थ्रू, अपने इन टॉपिक्स के थ्रू जो है वो एने फ्रैंक का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे. उल्टा उस लड़की ने उन्होंने सोच लिया था, उस लड़की ने सोच लिया था कि अब तो मैं उल्टा उन्हीं का मजाक बनाऊंगी. अब देखो बेटा, ये 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट की मेंटालिटी है कि अरे मेरे टीचर ने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं उनको रीपे बैक करूंगी, अब मैं रिटर्न बैक करूंगी. उन्होंने मेरा मजाक बनाने की कोशिश की, अब देखो मैं उनके साथ क्या करती हूँ. और वो चैटरबॉक्स पे पोएम लिखने को शुरू हो गई. I finished my poem and it was beautiful. फाइनली उन्होंने अपनी पोएम खत्म करी और वो बहुत सुंदर पोएम लिखी. वो एक मदर डक की और एक फादर स्वान के बारे में थी. अब क्वैक 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 लिखा है तो क्वैक क्वैक तो डक ही करेगी ना. तो वो मदर डक और फादर स्वान, डक जो थी वो मदर थी और स्वान जो थे वो फादर थे, उनके बारे में थी, जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे. डक के ऑफस्प्रिंग को या डक के यंग वन को डकलिंग्स कहा जाता है. जैसे कैट का किटन, डॉग का पपी. पता है ना आप लोगों को कि डक के ऑफस्प्रिंग को या फिर यंग वन को डकलिंग कहा जाता है. तो उन्होंने एक पोएम लिखी और उस पोएम का बैकड्रॉप क्या था? एक मदर डक थी, एक फादर स्वान थे और उनके 3 छोटे छोटे डकलिंग्स थे who were bitten to death by the father because they quacked too much. अब उस पोएम में क्या था? Who was bitten to death. वो जो तीनों डकलिंग्स थे उनको उनके फादर स्वान ने ही बाइट कर करके मार डाला. बाइट कर करके मार डाला मतलब अपनी चोंच मार मार के मार डाला. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते रहते थे. अब ये उन्होंने एक तरह से जोक दिया था, एक तरह से सटायर किया था मिस्टर कीजिंग के ऊपर कि ऐसे बार बार नैक कर करके उन्होंने उनको ही मार डाला, अपने ही बच्चों को मार डाला, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 कर रहे थे. बार बार उनको टोंच टोंच के, उनको नैक कर करके, उनको परेशान कर करके वो क्वैक क्वैक करने के चक्कर में फादर स्वान ने अपने डकलिंग्स को ही मार डाला. तो ये एक तरह से उन्होंने सटायर या फिर एक जोक मारा था अपने टीचर के ऊपर कि एक मदर डक रहती है, एक फादर स्वान रहता है, डकलिंग्स रहते हैं, वो डकलिंग बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते, तो उनके फादर स्वान ने उनकी क्वैकिंग से इरिटेट होके, वैसे ही जैसे मिस्टर कीजिंग उसकी क्वैकिंग से इरिटेट हो रहे थे, उससे इरिटेट होके जो अपने बच्चों को ही मार डाला. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे. लकीली जैसा वो चाहती थी मिस्टर कीजिंग ने उस जोक को पूरा वैसा ही उसी तरीके से उसी सीरियसनेस के साथ लिया. He read the poem to the class, adding his own comments. वो पोएम बकायदा उन्होंने पूरी क्लास में सुनाई और अपने कमेंट्स भी ऐड किए. एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. और उसके अलावा दूसरी क्लासेस में भी जाकर मिस्टर कीजिंग ने जो उस पोएम को है सुनाया. Since then I've been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. उस दिन के बाद से उस लड़की को बात करने की पूरी आजादी मिल गई और उसको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देना पड़ा.
On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. On the contrary, इसके ऑपोजिट क्या होता है? मिस्टर कीजिंग जो इतने खड़ूस और सिंसियर थे, वो अब उल्टा जोक्स क्रैक करने लगे और बहुत ही हैप्पी गो लकी टीचर बन गए हैं. ये सब उन्होंने अपनी भाषा में अपनी डायरी को लिख के बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ. फाइनली वो लिखती है योर्स एनी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट अडेप्टेशन. इस पार्ट को द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से एक्सट्रैक्ट किया गया है, मतलब उसमें से लिया गया है विथ स्लाइट अडेप्टेशंस. थोड़े से चेंजेस, थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए गए. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द माइंडसेट एंड मेंटालिटी ऑफ अ 13-year-old गर्ल. We'll discuss its question answers in our next class. Thank you.